Good afternoon to all. From today, we are going to start part 2 of your syllabus, that is Indian economic development. In this book, there are 10 chapters are covered, starting from Indian economy on the eve of independence to India's relation with its neighbor countries like China and Pakistan. In the first chapter, that is Indian economy on the eve of independence, we deal with the what is the exactly condition of India when India got independence. What is the situation of agriculture, industrial sector, impact on foreign trade, demographic condition. Demographic condition simply means key population of a country. Occupational structure means how many people engaged or have occupation in different sector of an economy. Infrastructure during the British rule, and ultimately see the what were the positive impact of British rule over India. Now let's start over our first chapter, that is Indian economy on the eve of independence. The structure of India's present economy has its root steeped in history, particularly in the period when India was British rule, which was lasted for almost 2 centuries before India become free on 15 अगस्त 1947. ठीक है, ये क्या कह रहा है कि स्ट्रक्चर जो इंडिया का प्रेजेंट का इकॉनमी का था वो कहाँ से रूटेड है, उसकी भी क्या है, एक हिस्ट्री है जिसमें 200 ईयर्स तक ऑलमोस्ट ब्रिटिश ने क्या किया था, हमारी कंट्री पे ओवर रूल किया था और इंडिया बिकम फ्री, इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947. British rule in India reduced the status of India to mere a supply of raw material for Britain expanding modern industrial base. ठीक है, जो ब्रिटिश रूल थी वो इंडिया का क्या कर दी थी, उनका जो भी स्टेटस था उसको क्या कर दिया था, डिक्लाइन कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था. इंडिया क्या करती थी, जितने भी उसके रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स थे, जैसे भी कॉटन हो गया, आपके जितने भी सारे रॉ मटेरियल हैं उनका एक्सपोर्ट करती थी. कहाँ पे, ब्रिटेन में. वहाँ से फिनिश्ड प्रोडक्ट बनते थे और वो फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या आते थे, इंडिया में वापस आते थे, इंपोर्ट होते थे और वो उसकी प्राइस क्या हो जाती थी, हाई हो जाती थी. तो ब्रिटिश ने क्या किया, इंडिया को बस एज अ रॉ मटेरियल के लिए यूज़ किया. इन अदर वर्ड्स, इंडियन इकॉनमी सफ़र्ड मैसिव कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ड्यूरिंग दी ब्रिटिश रूल. ठीक है, इंडिया क्या थी, वो बहुत ज़्यादा सफ़र की कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन. वो लोग क्या कर रहे थे, इंडिया का बहुत एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द स्टेट ऑफ इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. क्या पढ़ेंगे कि इंडियन इकॉनमी की कैसी सिचुएशन थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री को मिला. वी विल स्टडी इन डिटेल द फैक्टर विच लेड टू बैकवर्ड एंड स्टैगनेंट स्टेट ऑफ इंडियन इकॉनमी. हम लोग उन सारे फैक्टर्स को पढ़ेंगे जो क्या बैकवर्ड और स्टेगनेंट. स्टेगनेंट मीन्स कि कांस्टेंट और जो किसी भी ग्रोथ को क्या कर दे, रोक दे. ऐसी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे उनकी भी हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक, फर्स्ट इज स्टेट ऑफ इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. The sole purpose of British colonial rule in India was to reduce the country to bring a raw material supplier for Great Britain own rapidly expanding modern industrial base. ठीक, इसमें जो मेन पर्पस था किसी भी ब्रिटिश का, ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का, कि इंडिया को बस एक एज अ एक्सपोर्टर ले रहे थे. किसके लिए, फॉर दी रॉ मटेरियल. और इन रॉ मटेरियल को वो लोग क्या कर रहे थे, जैसे यहाँ से वो लोग कॉटन लेके गए और उनकी जो अपनी इंडस्ट्रीज़ थी, मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी, उसको एक्सपैंड करके वहाँ पे वो फिनिश्ड गुड का प्रोडक्शन कर रहे थे. जैसे यहाँ से कॉटन लेके जाते थे और वहाँ पे वो क्या करते थे, उसको एक क्लोथ में, टेक्सटाइल में चेंज कर देते थे. फिर वही टेक्सटाइल को वो इंडिया में इम्पोर्ट करते थे और उसकी प्राइस क्या कर देते थे, डबल और ट्रिपल्ड कर देते थे, कि जैसे उनको क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू और इनकम मिले. एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द exploitative nature of this relationship is essential for any assessment of the level of development which the Indian economy has been able to attain over the last 6 decades. ठीक, ये हम लोग जो उनका एक्सप्लॉयटेटिव नेचर था वो हम देख सकते हैं कि
वो हमारे इंडिया को कितना बैकवर्ड सिचुएशन में, स्टैगनेंट सिचुएशन में ला दी। जो उनका डेवलपमेंट, हमारा इंडिया का डेवलपमेंट एकदम स्टैगनेंट हो गया था, जो अभी हम लोग ओवर लास्ट 6 डिकेड, जो 60 to 70 डिकेड्स हो गया है हमारे इंडिपेंडेंस का, वो हम लोग वो सिचुएशन को अब देख रहे हैं। इसका फर्स्ट क्या है, लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया possessed लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। ठीक है, इंडिपेंडेंस की ईव में, ईव यहाँ पे मतलब है इवनिंग, मीन्स उस शाम को, उस सिचुएशन में, उस पॉइंट पे इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है, इंडियन इकॉनमी की बात कर रहा है। इंडिया क्या था, लो, इंडिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो क्या था, वो बहुत ही लो हो गया था बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। एडवेंट का मतलब अराइवल, ठीक, कि जब ब्रिटिश रूल का अराइवल नहीं हुआ था तब इंडिया की कैसी कंडीशन थी। इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकॉनमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के आने से पहले इंडिया क्या थी, एक इंडिपेंडेंट इकॉनमी थी, किसी पे डिपेंडेंट नहीं थी। दो एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या था, उनका मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था, वो उन्हीं से उनका क्या था, जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ उनका फुलफ़िल होता था फ्रॉम दी एग्रीकल्चर। येट द कंट्रीज इकोनॉमी वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। तब तक क्या थे कि जो इंडियन इकॉनमी थी वो उसमें क्या थे, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग भी एक्टिविटीज़ भी डन हो रही थी। इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर दी इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल, प्रीशियस स्टोन वर्क एक्सेट्रा। ठीक है, इंडिया क्या था, बेसिकली अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस हो रही थी, जिसमें क्या था, कॉटन में, सिल्क टेक्सटाइल में, मेटल में, प्रीशियस स्टोन में, इन सारे के लिए भी क्या थी, इंडिया बहुत ज़्यादा फेमस हो रही थी, वेल नोन थी। दीज प्रोडक्ट इंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड मार्केट बेस्ड ऑन द रेपुटेशन ऑफ फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज। ये जो सारे प्रोडक्ट थे वो क्या करते, वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे वर्ल्ड के मार्केट में क्या करते, इंडिया की बहुत अच्छी रेपुटेशन क्रिएट कर दिए थे, क्योंकि यहाँ से बहुत फाइन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या थे, हर जगह एक्सपोर्ट हो रहे थे। एंड द हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप सीन इन ऑल इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, क्या थे कि सारा जो भी फाइन प्रोडक्ट्स, जितने भी क्राफ्ट के फाइन प्रोडक्ट भी क्या हो रहे थे, एक्सपोर्टेड हो रहे थे। फिर क्या है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, अब ये हम लोग कब देखे कि जब बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश रूल के आने से पहले, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल मतलब उस सिचुएशन में क्या हुआ, ब्रिटिश रूल, कॉलोनियल गवर्नमेंट फॉलोड द पॉलिसीज़ ऑफ प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन कंट्री एंड डेवलपिंग द इंडियन इकॉनमी। जो भी कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश रूल थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो क्या कर रही थी, फॉलो दी पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी को फॉलो कर रही थी कि अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को वो क्या कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे और प्रमोट कर रहे थे। जो भी उनकी होम कंट्री के वो इंटरेस्ट थे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे, उसको प्रोटेक्ट और प्रमोट कर रहे थे। देन डेवलपिंग द इंडियन इकॉनमी, इंडियन रह के इंडिया में इंडिया का डेवलपमेंट वो लोग नहीं कर रहे थे, बल्कि उसके प्लेस में अपनी ही कंट्री का क्या कर रहे थे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखते हुए उसी को वो प्रोटेक्ट और प्रमोट कर रहे थे। दीज पॉलिसीज़ ट्रांसफर्ड द कंट्री इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड अ कंज्यूमर ऑफ द फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। सेम वही कि यहाँ से क्या हो रहा था, बेसिकली वो इंडिया को एज अ सप्लायर ले रहे थे रॉ मटेरियल, और वहाँ से वहाँ पे जाके उनकी इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर होता था फिनिश्ड गुड, और उस फिनिश्ड गुड को वो लोग इंडिया के मार्केट में रीच कर देते थे। द कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड एनी सिंसियर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इंडियाज़ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो कोई भी ऐसा अटेम्प्ट नहीं की कि इंडिया की नेशनल इनकम को, पर कैपिटा इनकम को भी वो कैलकुलेट करे। देयर वर सम इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स विच वर मेड टू मेजर दी अबव एग्रीगेट्स। ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअली बहुत सारे पर्सन थे, इकोनॉमिक्स थे, वो क्या थे, अटेम्प्ट किया उन्होंने कि इनको क्या किया जाए, नेशनल इनकम को, पर कैपिटा इनकम को भी मेजर किया जाए। उसमें कौन थे, दादा भाई नेहरूजी, विलियम डिग्बी, फिंडले शिराज, VKRV राव एंड RC देसाई वर अमंग दी नोटेबल एस्टिमेटर। ये सारे क्या थे कि पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम को क्या किए थे,
काउंटेड किए थे कि कैसे हम इंडिया की नेशनल इनकम को और पर कैपिटा इनकम को मेजर कर सकते हैं. इट वॉज V.K.R.V. Rao whose estimates during the colonial period were considered very significant. वो V.K.R.V. राव थे. उन्होंने क्या किया, कॉलोनियल पीरियड में इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि उन्होंने नेशनल इनकम को क्या किया, कैलकुलेट किया. मोस्ट स्टडीज़ रिफ्लेक्टेड दैट द कंट्रीज ग्रोथ of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than coupled with the meager 0.5% in per capita output per year. meager means little होता है. ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि बहुत सारी स्टडीज़ हुई, उसमें ये देखा गया कि जो कंट्री का एग्रीगेट रियल आउटपुट था, कंट्री का टोटल जो आउटपुट था ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब कि फर्स्ट हाफ 20th का मतलब 1950 तक, इंडिपेंडेंस तक, हाफ ऑफ 20th सेंचुरी. तो हाफ तक 1950 तक ये देखा गया जो इंडिया की कंट्री की टोटल आउटपुट था, एग्रीगेट टोटल आउटपुट जितना उनका प्रोडक्शन हो रहा था वो क्या था, 2% से भी कम था. कपल्ड विथ उसके साथ ही 0.5% ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट. और पर कैपिटा आउटपुट क्या था, मतलब 0.5% था. अगर हम लोग टोटल आउटपुट की बात करते हैं, टोटल एग्रीगेट की बात करते हैं, तो वो 2% से कम था. और अगर किसी पर कैपिटा आउटपुट, हर एक इंडिविजुअल का आउटपुट का कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या था आपका, 0.5% था, मतलब 0.5% था. और अगर एग्रीगेट टोटल की बात कर रहे थे तो वो लेस देन 2% था. स्टेट ऑफ इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस can be understood by studying the performance of various sector separately. जो इंडियन इकॉनमी की सिचुएशन थी इंडिपेंडेंस के टाइम, वो लोग हम लोग अलग अलग सेक्टर में सेपरेटली देख सकते हैं. इन द फॉलोइंग सेक्शंस वी विल स्टडी दीज पैरामीटर्स इन डिटेल. ठीक, इंडियन इकॉनमी की सिचुएशन हम लोग एग्रीकल्चर पे देखेंगे कि एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम थी, इंडिपेंडेंस के टाइम कैसी सिचुएशन थी. इंडस्ट्रीज़ पे देखेंगे, फॉरेन ट्रेड पे देखेंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा था. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मीन्स सिंपली पॉपुलेशन से रिलेटेड कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मीन्स कि हमारी कंट्री में कितने पीपल क्या थे, एंगेज थे, कितने एम्प्लॉयड और ऑक्यूपेशन किनके पास थी. और इंफ्रास्ट्रक्चर कि कैसे सारे हॉस्पिटल्स कितने थे, आपके पास डैम का कंस्ट्रक्शंस था कि नहीं, ब्रिजेस थे कि नहीं, हॉस्पिटल्स थे कि नहीं, स्कूल्स थे कि नहीं. तो ये सारे क्या थे, इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इंडिविजुअली हम लोग एक एक सेक्टर की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडियाज़ इकॉनमी अंडर द ब्रिटिश colonial rule remained fundamentally agrarian. agrarian means एग्रीकल्चर सेक्टर पे बेस्ड होना, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर पे बेस्ड थी. ठीक है, तो इंडियन इकॉनमी क्या थी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल तक, वो क्या थी, अर्गेरियन ही थी, मतलब एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी. अबाउट 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेजेस. 85% जो पॉपुलेशन थी कंट्री की वो विलेजेस में ही रहते थे. एंड लिव्ड ऑन दी एग्रीकल्चर, और इनका सब्सिस्टेंस और वो किस पे बेस्ड थे, एग्रीकल्चर पे. हाउएवर डिस्पाइट बीइंग द ऑक्यूपेशन ऑफ सच अ लार्ज पॉपुलेशन, द एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यूड टू एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन एंड डिटोरेशन. सिंपली मीन्स कि इतनी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी तब भी एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या था, उसका कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी एक्सपीरियंस था क्या था, वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, वो स्टैग्नेशन था, मतलब रुका हुआ था, कोई भी ग्रोथ नहीं था. और डिटोरेशन मीन वो डिक्लाइन होता चला जा रहा था. मतलब कंट्री की, होल कंट्री के 85% पर्सन इंडिविजुअल थे, वो गांव में ही, विलेजेस में ही रहते थे और सब एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे. स्टिल जो कंडीशन थी एग्रीकल्चर सेक्टर की वो क्या थी, स्टैग्नेंट थी, मतलब उसका कोई भी प्रोसेस, उसका कोई भी ग्रोथ हम लोग नहीं देख सकते थे. फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. अब इंडियन एग्रीकल्चर के क्या क्या फीचर्स थे उसको हम लोग देखते हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. फर्स्ट वन इज़ लो प्रोडक्टिविटी. देखिए 2 टर्म्स होता है, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी मीन्स सिंपली कि किस रेट से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं. प्रोडक्शन मीन्स कि कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन किया कि
10, 20, 40, 50, 60 इतना क्या किया, प्रोडक्शन किया। और किस रेट से हम प्रोडक्शन करें कि आज हमने 10 यूनिट का प्रोडक्शन किया, कल 20 यूनिट का किया, कल 30 यूनिट, तो ये क्या होता है, प्रोडक्टिविटी। तो दोनों में डिफरेंस है, प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी में। लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वॉज वेरी लो टू द एक्सटेंट दैट वी कुड कॉल इट बैकवर्ड स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। जो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी इंडिया की, जो प्रोडक्टिविटी का लेवल था वो क्या था, वेरी लो, इट वॉज वेरी लो टू द एक्सटेंट दैट वी कुड कॉल इट बैकवर्ड स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। तब हम लोग ही क्या कह रहे थे कि ये बैकवर्ड स्टेट है एग्रीकल्चर का, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही थी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इरिगेशन फैसिलिटीज़ एंड नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र रिजल्टेड इन लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का क्या था, किसकी वजह से था, क्योंकि वहाँ पे इंडिया में कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर सकते थे। टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ थी ही नहीं, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी कि हम कैसे इरिगेशन की इरिगेट करें अपने भी जितने भी सारे हमारे लैंड हैं, क्रॉप हैं। और नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स, क्या थे, हम लोग कोई भी फर्टिलाइज़र्स का यूज़ नहीं कर रहे थे, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ नहीं कर रहे थे। इसकी वजह से क्या था, एग्रीकल्चर बैकवर्ड रीजन में चला गया। द ब्रिटिशर्स डिड नॉट इंटेंड टू स्पेंड ऑन टेक्निकल इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कुछ भी, कोई भी ध्यान नहीं दिया कि हम एग्रीकल्चर का, इंडिया के एग्रीकल्चर का क्या करें, इम्प्रूवमेंट कर सके, क्योंकि उनका बेसिक मोटिव यही था कि यहाँ से इंडिया से प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, चाहे जैसे प्रोडक्शन हो, बट हमको यहाँ के रॉ मटेरियल्स को क्या करना है, अपनी कंट्री में लेके जाना है। अ लार्ज सेक्शन ऑफ टेनेंट्स, स्मॉल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स नीदर हैड resources nor and technology nor had incentive to invest in agriculture। ठीक है, यहाँ पे क्या थे, जो लार्ज सेक्शन, बहुत ज़्यादा टेनेंट्स थे। टेनेंट्स और की टेनेंट्स वो होते हैं कि जिनकी खुद की लैंड नहीं होती, वो किसी ओनर पे या लैंडलॉर्ड के लैंड पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। और जो भी स्मॉल फार्मर्स थे, और शेयर क्रॉपर सिंपली मीन्स कि जो प्रोडक्शन कर रहे हैं क्रॉप का, तो उसमें शेयरिंग में करते हैं। तो उनके पास क्या थे, उनके पास कोई भी रिसोर्सेज ही नहीं थे। एंड टेक्नोलॉजी, ना उनके पास कोई रिसोर्सेज थे, ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना ही उनके पास कोई इंसेंटिव्स थे कि न्यू फर्टिलाइज़र्स को वो यूज़ करे, पेस्टिसाइड्स को यूज़ करे, इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करे टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। ठीक है, ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने कुछ भी यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कुछ भी ध्यान नहीं दिया इनके परफॉर्मेंस पे। इवन जो भी हमारी कंट्री के टेनेंट्स थे, स्मॉल फार्मर थे, शेयर क्रॉपर्स थे, उनके पास भी लैक ऑफ इंसेंटिव्स थे, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। डिस्पाइट बीइंग लार्ज एरिया अंडर कल्टिवेशन देयर वाज लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। बहुत लार्ज एरिया कल्टीवेशन के लिए बहुत लार्ज एरिया लिया तो गया था बट वहाँ पे प्रोडक्शन क्या था, बहुत ही कम था, बिकॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी नहीं थी। हम प्रोडक्शन क्या करें, रोज़ हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई भी कमोडिटी लगा रहे हैं, बट उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, मतलब उसमें रेट में कोई चेंजेस ही नहीं आ रहा है, तो कोई मतलब नहीं था कि वहाँ पे प्रोडक्शन को किया जाए। इसका सेकंड क्या है, लॉस ड्यू टू ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व। ठीक है, ओनर ऑफ द सॉइल वर डिफरेंट फ्रॉम द टिलर्स ऑफ द सॉइल। Owner used to enjoy the output but did not bear the cost involved in the process of agriculture production. Owner of the soil मतलब जो soil का यहाँ सिंपली मीन लैंड। ठीक है, जो ओनर थे soil के मतलब, और जो टिलर थे, टिलर सिंपली मैन जो प्लॉमैन होते हैं, जो किसी भी लैंड पे क्या करते हैं, काम करते हैं, तो वो दोनों बहुत डिफरेंट थे। ओनर जो भी था सॉइल का, वो क्या करता था कि डिड नॉट बेयर द कॉस्ट इन्वॉल्व। कोई भी अगर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो कोई भी जिसमें जो भी कॉस्ट इनकर हो रहा है वो उसको बेयर नहीं करता था, बस क्या करता था, अल्टीमेटली उसको क्या चाहिए था, रेंटेड इनकम चाहिए। कि कोई भी काम किया है, अगर वहाँ पे टिलर कोई काम किया है तो अल्टीमेटली उसको जितना प्रोडक्शन हुआ है उसका रेंटेड इनकम उसको चाहिए, बट वो खुद कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या इन्वेस्टमेंट नहीं करता था। टिलर ऑफ द सॉइल वर लेफ्ट विथ
मिगर शेयर barely enough for the survivor। और जो टिलर थे सॉइल के, जो वहाँ पे काम करते थे, लेफ्ट विथ, उनको क्या बहुत लिटिल शेयर मिलता था, बहुत कम शेयर मिलता था प्रोडक्शन का, कि वो बस जैसे अपना सर्वाइवल किसी तरह क्या कर सके। लैक ऑफ मीन्स ऑफ इरिगेशन, मतलब वहाँ पे क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया कि इरिगेशन फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जाए, कुछ डेवलपमेंट किया जाए। एग्रीकल्चर कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन रेनफॉल, अभी भी एग्रीकल्चर क्या थी, वो डिपेंड किस पे थी, रेनफॉल पे, बारिश पे ही थी, कि बारिश होगी तो हम एग्रीकल्चर में क्या कर सकते हैं, इरिगेशन की फैसिलिटी मिलेगी। अकॉर्डिंगली इट शोड ग्रेटर डिग्री ऑफ वुलनरेबिलिटी मीन्स कि सफरिंग्स, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल, बहुत ज़्यादा कंट्री में जो थे टिलर्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। अनप्रिडिक्टेबल मानसून लेड टू फ्लक्चुएशन इन एग्रीकल्चरल आउटपुट। अनप्रिडिक्टेबल मानसून मीन्स कि कोई भी मानसून का प्रिडिक्ट नहीं। अभी जब देख रहे हैं यहाँ पे समर का सीज़न है तो क्या हो जा रही है, बारिश हो जा रही है, तो वो मानसून अनप्रिडिक्ट है। इसकी वजह से भी क्या था कि फार्मर्स को बहुत लॉस को इनकर करना पड़ रहा था। थर्ड वन इज सब डिवीज़न ऑफ लैंड होल्डिंग। ठीक है, लैंड होल्डिंग सिंपली मीन्स कि अब एक कोई लैंड होती है जो उस पर क्या है, या तो कोई रेंट प्रोवाइड करता है या किसी का वो खुद का होता है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वॉज डिवीजन, सब डिवीजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ द अवेलेबल लैंड होल्डिंग आफ्टर ह्यूज प्रपोर्शन ऑफ हाईली फर्टाइल लैंड वेंट टू पाकिस्तान ड्यू टू पार्टीशन। ठीक है, ये देखेंगे इंडिपेंडेंस के टाइम जब पार्टीशन हुआ हमारा इंडिया और पाकिस्तान का, तो जब डिवीज़न हुआ किसी लैंड का, हम लोग देखेंगे लैंड का भी डिवीज़न हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान का जैसे ही डिवीज़न हुआ तो जितने भी फर्टाइल लैंड थे वो क्या थे, पूरे पाकिस्तान के पार्ट में चले गए, और हमको क्या था, बहुत लेस फर्टाइल लैंड ही मिला। कि इसलिए जैसे ही डिवीज़न हुआ, फ्रेगमेंटेशन हुआ, तो उस सिचुएशन में जितने भी फर्टाइल लैंड थे वो पाकिस्तान में चले गए और लेस फर्टाइल लैंड हमारी कंट्री में आ गए। सब डिवीज़न ऑफ लैंड मेड द टास्क ऑफ मैनेजमेंट एंड सुपरविजन ऑफ डिफरेंट प्लॉट्स वेरी डिफ़िकल्ट। जैसे ही जब डिवीज़न हुआ लैंड का, वो टास्क क्या था, उसका सुपरविजन करना, उसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था, क्योंकि उसको कैसे, किस बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे। तो वो टास्क क्या था, मैनेजमेंट करना, उसको मैनेज करना, सुपरवाइज करना वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। हेंस एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन एग्रीकल्चर कुड नॉट बी अचीव्ड। ठीक है, एफिशिएंसी एग्रीकल्चर में हमको इकोनॉमी नहीं मिली, मीन्स ज़्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं था, एफिशिएंसी नहीं थी, अचीव नहीं हुई, एज इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू कोऑर्डिनेट कल्टीवेशन ऑन हाईली स्कैटर्ड पीस ऑफ लैंड। क्या था, सिंपली देखो ऐसा हो गया कंडीशन कि हमारी जो लैंड थी वो बहुत स्कैटर्ड फॉर्म में हो गई। मीन्स कुछ फर्टाइल लैंड किसी एक स्टेट में हो गई, कुछ फर्टाइल लैंड क्या होती किसी और स्टेट में हो गई। तो उस सब डिवीज़न से क्या हो गया, वो जो लैंड थी वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो गई। तो जो भी हमको एग्रीकल्चर में इकॉनमी थी, जो भी हमको वहाँ से इंटरेस्ट मिलता, जो भी हमारा प्रॉफिट होता, वो क्या हो गया, अचीव नहीं हो पाया, क्योंकि अलग अलग स्टेट में जाके उसको कोऑर्डिनेट करना किसी भी इंडिविजुअल के लिए या कंट्री के लिए या गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, लो प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, लॉस ड्यू टू हाई कॉस्ट इन्वॉल्व, बहुत ज़्यादा कॉस्ट था, इन्वॉल्व हो रहा था, इसलिए हम लोग क्या थे, प्रोडक्टिविटी बहुत लेस थी। थर्ड इज़ लैक ऑफ मीन ऑफ इरीगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं थी। सब डिवीज़न ऑफ लैंड होल्डिंग, जो भी लैंड थे उनका क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा डिवीज़न हो गया था आफ्टर द पार्टीशन। नेक्स्ट इज कॉजेज़ ऑफ स्टैग्नेशन एंड बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। क्या कॉजेज़ थे कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर था वो स्टैगनेंट हो गया था और बैकवर्ड होता चला जा रहा था। द स्टैगनेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज कॉज्ड मेनली बिकॉज ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। You have already studied about the land revenue system, ज़मींदार्स। ओके, यहाँ पे भी क्या कह रहा है, देयर वर वेरियस सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे सिस्टम, लैंड सेटलमेंट के बहुत सारे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। ज़मींदारी सिस्टम इम्प्लीमेंटेड बाय द बंगाल प्रेसिडेंसी comprising parts of India's present-day eastern state
वॉज द मेजर लैंड सेट। जो भी ज़मींदारी सिस्टम था वो कौन इम्प्लीमेंट किया था? बंगाल प्रेसिडेंसी। वो क्या है, इंडिया के ईस्टर्न स्टेट्स में जाके सेट हो गया, उधर चला गया उस पार्ट में जहाँ से क्या था, ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम स्टार्ट हुआ था। द प्रॉफिट एक्रूइंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू ज़मींदार। जो भी एग्रीकल्चर से प्रॉफिट एक्रू किया जाता था, अर्न किया जाता था, वो सारा किसके पास चला जाता था? ज़मींदार के पास, इंस्टेड ऑफ कल्टीवेटर। जो उसको कल्टीवेट किया है, प्रोड्यूस किया है, प्रोडक्शन किया है, उसके प्लेस पे वो किसके पास चला जाता था? ज़मींदार के पास। However, a considerable number of zamindar and not just the colonial government did nothing to improve the condition of agriculture। और हम लोग ये देख रहे थे कि जो ज़मींदार थे और कॉलोनियल गवर्नमेंट थे, उन्होंने कभी भी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, कुछ भी इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं किया था। उन्हें बस ये था कि जितना भी प्रॉफिट अर्न हो रहा है उसको क्या करो, वो मेरे को ज़मींदार ले लेते थे, और कभी भी उन्होंने कोई एफ़र्ट नहीं किया कि यहाँ से कुछ भी कैसे हम और मोर एंड मोर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। द मेन इंटरेस्ट ऑफ द ज़मींदार वॉज ओनली टू कलेक्ट रेंट रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर। ठीक है, जो मेन इंटरेस्ट था ज़मींदार का वो क्या था कि बस रेंट वहाँ से उनको कलेक्ट करना था, और कभी भी इकोनॉमिक कंडीशन किसी भी कल्टीवेटर की क्या थी, उनको उससे कोई मतलब नहीं था। बस उन्हें मेन मोटिव उनका यही था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेंट को अर्न करे, विच क्रिएट इमेंस माइजरी एंड सोशल टेंशन अमंग देम। वो क्या क्रिएट कर दिया कि जो भी कल्टीवेटर थे वो बहुत ज़्यादा माइज़र हो गए थे। माइज़र मीन्स बहुत कंजूस, कि उनके पास अपने मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल को भी फुलफ़िल करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए भी इनके पास मनी नहीं होता था, और उनके बीच एक सोशल टेंशन भी क्रिएट हो गई। टर्म्स ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट कॉज ज़मींदार टू अडॉप्ट सच एन एटीट्यूड। ठीक है, वो जो रेवेन्यू सेटलमेंट के थ्रू क्या थे, ज़मींदार ने ऐसे भी एटीट्यूड ले लिए थे कि डेट फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम ऑफ रेवेन्यू वर फिक्स्ड। उनकी इस रेवेन्यू सेटलमेंट के एक ऐसा भी उनका एटीट्यूड ये हो गया था कि जो भी अमाउंट कल्टीवेटर डिपॉजिट करेंगे उसका एक फिक्स्ड डेट कर दिया था उन्होंने। फेलिंग विच द ज़मींदार वर टू लॉस देयर राइट्स। अगर कोई कल्टीवेटर उससे फॉल कर गया, वो उसको पेमेंट नहीं कर पाया, तो ज़मींदार वर टू लूज़ देयर राइट। जो भी उनके पास राइट होती थी कल्टीवेटर की, वो उससे क्या कर लेते थे, सारा ले लेते थे। कि उसके लिए क्या कर दिया था उन्होंने, एक फ़िक्स्ड डेट कर दिया था कि 15 अप्रैल को या 10 अप्रैल को आपको क्या करना है, पूरा पेमेंट करना है। अगर वो लोग उस डेट पे नहीं करते हैं तो उनकी जितनी भी राइट्स थी उनको ज़मींदार ले लेते थे। द ज़मींदार वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू फ्रॉम द टिलर ऑफ द सॉइल। ज़मींदार क्या थे, फ्री थे कि वो अपने अकॉर्डिंग कितना भी रेवेन्यू को ले सकते थे फ्रॉम द टिलर ऑफ द सॉइल। जो वहाँ पे कल्टीवेट कर रहा था, प्रोडक्शन कर रहा था क्रॉप का, वो उनके ऊपर डिपेंड करता था, ज़मींदार के ऊपर, कि उनका जितना मन होगा अपने अकॉर्डिंग टिलर से वो उतना फंड अमाउंट ले लेते थे एज दे कुड, सो दिस दे वुड रेज द अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। इसके थ्रू क्या था, जो भी लैंड रेवेन्यू का अमाउंट था वो इंक्रीज़ होता चला जा रहा था। दे यूज टू इजेक्ट दोज वर्किंग टिलर हु फेल टू पे द हाई रेवेन्यू। ठीक है, वो क्या करते थे कि उन सारे वर्किंग जो टिलर थे उनको निकाल देते थे जो हाई रेवेन्यू पे करने में फेल हो जाते थे। टू अवॉइड देयर रिजेक्शन द टिलर वुड मीट द डिमांड बाय ज़मींदार एज देयर वॉज लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। अब इसको अवॉइड करने के लिए कोई भी कल्टीवेटर क्या करता था कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल वो क्या करता था, सारा पेमेंट उनको ऑन टाइम पे कर देता था, क्योंकि उनके पास उनके सब्सिस्टेंस के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता था कि अगर उन्होंने डेट डिसाइड कर दिया, हाई रेवेन्यू भी डिसाइड कर दिया, तो किसी भी टिलर को उसको पेमेंट करना ही है, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। सेकेंड इज़ कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स कि पहले जो भी क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा था वो बेसिकली फूड क्रॉप्स होते थे, मीन्स कि अपने बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। कॉमर्शियलाइजेशन मीन्स कॉमर्स से बना है, मीन्स ट्रेड स्टार्ट हो गया। अब जो भी गुड्स का प्रोडक्शन किया है
उसको कैश क्रॉप में चेंज कर दिया। मतलब वो मार्केट में जाएगा और मार्केट के थ्रू उस क्रॉप का हमको क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। ठीक है, तो ब्रिटिश रूल के टाइम कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हो गया। ड्यू टू कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर देयर वर सम एविडेंस ऑफ हायर यील्ड ऑफ कैश क्रॉप इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, इसका भी एविडेंस मिलता है कि जो कैश क्रॉप था क्या किसी किसी एरिया में बहुत ज़्यादा हायर उसका प्रोडक्शन होने लगा। येट दिस फेल टू इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर्स। ठीक है, बट ये क्या था, ये इकोनॉमिक कंडीशन जो थी फार्मर्स की उसको इम्प्रूव नहीं किया, बिकॉज इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप्स नाउ दे वर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स। ठीक है, अब वो फूड क्रॉप्स की जगह मतलब अपने जो सब्सिस्टेंस लेवल को उनको फुलफ़िल करना था उसकी जगह वो क्या कर रहे थे, कैश क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे थे। मतलब अब वो गुड्स क्या होंगे, डायरेक्टली मार्केट में जाएंगे, विच वर टू अल्टीमेटली यूज बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज फॉर देयर होम कंट्री। अब वो कौन यूज़ करेगा, ब्रिटिशर्स यूज़ करेंगे इन देयर होम कंट्री और देयर ओन कंट्री। कि अब पहले कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर नहीं था तो वो लोग बेसिकली कल्टीवेटर क्या करते थे, फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते थे और अपने सब्सिस्टेंस को फुलफ़िल करते थे। अब क्या था, कॉमर्शियलाइजेशन हो गया, मींस कि कैश क्रॉप का प्रोडक्शन होने लगा। अब वो मार्केट में कल्टीवेटर क्या करते थे, उसका प्रोडक्शन करते थे और ब्रिटिशर्स उनको लेके अपने होम कंट्री लेके चले जाते थे। ऑल्सो द फार्मर वर गिवन कैश एडवांसेस टू कल्टीवेट कैश क्रॉप। जो फार्मर्स वर गिवन कैश एडवांसेस, अब फार्मर्स को क्या था, कैश एडवांस भी मिलने लगा कि वो कैश क्रॉप को क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे। बेसिकली इंडिगो के लिए वो लोग क्या करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो एडवांस देते थे ब्रिटिशर्स कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए, प्रोडक्शन करो। दे वर फोर्स टू ग्रो कैश क्रॉप, उनको फोर्स किया गया कि वो कैश क्रॉप को क्या करे, प्रोड्यूस करे, ग्रो करे। सिंस दे हैड नो अदर सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस दे वुड ग्रो कैश क्रॉप। और उनके पास कोई भी फार्मर्स के पास, टिलर के पास कोई और ऑप्शन नहीं था अपने सब्सिस्टेंस को फुलफ़िल करने का, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने का। दे वुड ग्रो कैश क्रॉप, वो क्या करते थे, कैश क्रॉप को ही क्या करते थे, ग्रो करते थे। थर्ड इज़ इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट हुआ जब पार्टीशन हुआ। इंडियाज़ एग्रीकल्चर वॉज हाईली एडवर्सरी अफेक्टेड बाई पार्टीशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, जो इंडिया का एग्रीकल्चर था वो बहुत ज़्यादा क्या था, अफेक्ट हुआ पार्टीशंस थे। पार्टीशन कॉज्ड अ ड्रास्टिक फॉल इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एज अ लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टाइल लैंड वर वेंट टू पाकिस्तान। ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक फॉल हो गया एग्रीकल्चर में, बिकॉज जो लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टाइल लैंड थी वो कहाँ पे चली गई, पाकिस्तान के साइड चली गई, जिससे क्या हुआ, इट कॉस्ट फूड क्राइसिस, फूड की क्राइसिस भी हो गई, क्योंकि जो फर्टाइल लैंड थी वो पाकिस्तान साइड चल गई तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन नहीं हो पाया और अल्टीमेटली इट लीड्स टू फूड क्राइसिस। इट अफेक्टेड एडवर्सली इंडियाज़ जूट प्रोडक्शन एज देयर वॉज लॉस ऑफ ह्यूज रॉ मटेरियल स्टॉक ऑफ जूट। ठीक है, ये डायरेक्टली क्या जूट के प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया, बिकॉज ऑफ एज द मोस्ट ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बिकम द पार्ट ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान। क्योंकि जहाँ पे जूट का प्रोडक्शन होता था वो अब किधर चला गया, पाकिस्तान के ईस्ट में चला गया, ईस्ट पाकिस्तान में वो इंक्लूडेड हो गया। तो जो कंट्री का जूट का प्रोडक्शन था वो भी क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। इंडिया हैड मोनोपोली कंट्रोल ओवर द जूट प्रोडक्शन बिफोर द पार्टीशन। पार्टीशन के पहले इंडिया के पास मोनोपोली थी जूट का प्रोडक्शन पर, बट आफ्टर पार्टीशन ऑल पार्ट्स वेंट इनटू द पाकिस्तान, तो जो भी जूट का प्रोडक्शन था वो भी डिक्लाइन कर गया। लो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। फोर्थ वन इज India's agriculture was starved of investment in terracing, flood control, drainage and desalination of soil, as the Britishers spent very little on technological improvement. इंडिया का एग्रीकल्चर was starved मतलब एकदम रुक गया था, बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट था वो रुक गया था इन टेरेसिंग। टेरेसिंग मीन्स कि जो भी हम लोग फूड का प्रोडक्शन या क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं इन द डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट स्टेजेस में करते हैं, थ्रू द डिफरेंट स्टेयर्स पे।
फ्लड कंट्रोल, फ्लड का कैसे कंट्रोल करना है, ड्रेनेज के सिस्टम एंड डीसैलिनाइजेशन। सिंपली मीन्स होता है कि हम लोग क्या करें, प्रोसेस बाय विच रिमूवल ऑफ सॉल्ट और मिनरल फ्रॉम दी वाटर। ठीक है, क्या करते हैं कि जिस प्रोसेस से हम सॉल्ट और मिनरल को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फ्रॉम दी वाटर। ठीक है, ये सारा क्या था, जो भी इस पे इन्वेस्टमेंट हो रहा था वो सारा रुक गया था। अब क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत कम ही क्या कर रहे थे, इस पे स्पेंड कर रहे थे कि इनकी टेक्नोलॉजी को हम इम्प्रूव कर सकें। सम फार्मर्स चेंज इनटू क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कॉमर्शियल क्रॉप। जो कुछ फार्मर्स ऐसे थे कि उन्होंने अपने क्रॉपिंग पैटर्न को, क्रॉप का कैसे प्रोडक्शन करना है, पैटर्न को ही क्या कर लिया था, चेंज कर लिया था। पहले वो लोग क्या करते थे, फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते थे, अब वो लोग कमर्शियल क्रॉप का, कमर्शियल क्रॉप मीन्स कि वो जो भी क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहा है वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, मार्केट में जाएगा, जिसके इन रिटर्न वी गेट दी कैश। Still a large number of tenants, small farmers and sharecropper neither had resources and technology. No, ठीक है, तब भी क्या थे, जो लार्ज नंबर ऑफ टेनेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, वो लोग के पास ना ही कोई रिसोर्सेज था, ना ही टेक्नोलॉजी था, नॉर हैड इंसेंटिव्स टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। व्हेन दे डोंट हैव एनी इंसेंटिव्स टू इन्वेस्ट इन